नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 11th हिस्ट्री की एनसीईआरटी की सीरीज को। ये जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज है, इस सीरीज में हम क्या करें, इस सीरीज में हम आपकी एनसीईआरटी बुक्स के चैप्टर्स को ईजी लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करके और समराइज करके आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए, ईजी लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स होती है, चाहे वो हिस्ट्री की हो, पोल साइंस की हो, जियोग्राफी की हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो, उसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तत्सम वर्ड्स कौन से होते हैं? तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं। ओके, और ये शब्द ना तो आप रूटीन में कहीं पे यूज़ करते हो, ना ही न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, ना न्यूज़ में सुनते हो, और जब टीचर भी एक्सप्लेन करते हैं या हेल्प बुक वगैरह से आप सेल्फ स्टडी करते हो तो वहाँ पर भी इस प्रकार के वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता। तो जब हम एनसीईआरटी में उन वर्ड्स को देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई कुछ समझ में नहीं आएगा, कंसेप्ट ठीक से क्लियर नहीं हो पाता, तो दिक्कत आती है। ठीक, दूसरी एक और चीज़ भी है, जैसे हम 11th क्लास की पर्टिकुलरली बात करें, 12th क्लास में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। 11th क्लास में देखिए, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसके दो ही तरीके होते हैं, अगर इसको हमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझना है। एक तो ये होता है स्टोरी टेलिंग मेथड, कि हम इसको कहानी बना लें और कहानी के तरीके से हम पढ़ते जाएं कि अच्छा बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, हम जैसे मूवी में देखते हैं उसी टाइप से उसको कहानी बुन ली और बस हो गया, ख़त्म, याद रहेगा हमेशा के लिए। दूसरा तरीका होता है कि ये क्रॉनिकल ऑर्डर में होना चाहिए। ये नहीं कि बीच में अकबर आ गया, अकबर के बाद औरंगजेब आ गया, उसके बाद में बाबर आ रहा है, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, मतलब ठीक से कंसेप्ट समझ में ही नहीं आएंगे हो क्या रहा है। और अगर ये दोनों चीज़ें ना हो, क्रॉनिकल ऑर्डर में ना हो, स्टोरी टेलिंग मेथड में ना हो, तो सब्जेक्ट बोरिंग भी हो जाता है। कई बार हमें भी लगता है ना कि बोरिंग हो गया, या कई बार हमें लगता है कि नहीं टीचर हमें करवा रहे हैं और कंसेप्ट हमें उतना मज़ा नहीं आ रहा। तो मज़ा इसलिए नहीं आता कि वो उस दोनों मेथड से नहीं करवाया जा रहा है। ठीक, आपकी 11th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक्स हैं, एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उन दोनों में ही, यानी कि बुक्स में ये दोनों ही एलिमेंट्स है वो गायब है, स्किप कर दिया है। ना तो यहाँ पे स्टोरी टेलिंग मेथड में चैप्टर दिए गए और ना ही ये क्रॉनिकल ऑर्डर में दिए गए। 2 कदम आगे जाते हैं, 4 कदम पीछे चले जाते हैं, तो हमें लगता है कि कुछ समझ में आने वाला नहीं। तो हम यहाँ क्या करें इस सीरीज़ में हम उसी कंटेंट को दोबारा से तड़का लगा करके फिर से परोस रहे हैं। यानी कोशिश करें कि क्रॉनिकल ऑर्डर में हो जाए, कोशिश करें कि जितना भी कंटेंट दिया गया वो कंटेंट एक स्टोरी की तरह फ्लो हो उसमें, जैसे मूवी में कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसी तरीके से वो कंटेंट चले। ठीक, आज हम क्या करेंगे, आज का हमारा चैप्टर रहेगा क्लास 11th हिस्ट्री का 11th चैप्टर है, पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण के रास्ते। ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है, काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक्चुअली में इसमें 2 स्टोरी दी गई, इसमें बात की गई है जापान की, बात की गई है चाइना की। ओके, इसके साथ साथ लिटिल बिट इसमें बताया गया है कोरिया के बारे में भी बात की गई है, ताइवान की भी बात की गई है। ओके, वो थोड़ा सा है, तो मेनली यहाँ पे जापान और चाइना जो अब सुपर पावर है ना, मॉडर्नाइजेशन सबसे पहले हुआ है, बहुत आगे निकल चुके हैं, तो उनके मॉडर्नाइजेशन के वो कौन से तरीके थे, क्या क्या हुआ था लास्ट 200 ईयर्स में, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो 2 पार्ट में हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम जापान की बात करेंगे और सेकंड पार्ट में हम चाइना और कोरिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये थोड़े छोटे छोटे वीडियो हो जाएंगे, तो आपके लिए बोरिंग नहीं होगा। ओके, तो लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की और इस चैप्टर की। तो ये हमारा 11th चैप्टर रहेगा, आधुनिकीकरण के रास्ते, ये फर्स्ट पार्ट है। तो देखिए, इस चैप्टर की शुरुआत होती है, जैसा मैंने बताया कि ये पूरा चैप्टर फोकस कर रहा है चाइना के ऊपर और जापान के ऊपर। 95% चाइना और जापान की बात की गई है, 5% इसमें कोरिया और ताइवान के बारे में भी डिस्कस किया गया। तो यहाँ पर पूरे चैप्टर में हम समझेंगे कि अभी जो आधुनिकीकरण हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ इन कंट्रीज़ का, तो वो कैसे हुआ है। तो हम अगर शुरुआत करें 19th सेंचुरी से, 19वीं शताब्दी से अगर हम शुरुआत करें, 1800 से 1900 के बीच की अगर हम बात करें, तो उसमें चीन का पूर्वी एशिया पर अच्छा खासा दबदबा था। चाइना का पूर्वी एशिया के जो इलाके हैं उसके ऊपर अच्छा खासा दबदबा था, व्यापार में भी दबदबा था, लंबा चौड़ा देश था। ओके, तो इसका अच्छा खासा दबदबा था। जबकि छोटा सा द्वीपीय देश जापान था, वो उस वक्त अलग थलग था। यानी कि हम 1800 से 1900 के बीच की बात करें, 19वीं शताब्दी की बात करें, तो उस दौरान क्या था कि जो हमारा एशिया था, इसमें एक तो बड़ा साइज हो गया चाइना का, ठीक, रिसोर्सेज अच्छे खासे मिलते हैं, संसाधन बहुत सारे मिलते हैं, तो इसका पूर्वी एशिया के ऊपर, पूर्वी एशिया के जो देश है, जैसे ऊपर चाइना आ गया, चाइना के साथ साथ जैसे हम वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, इस साइड में ये देश आ गए, तो फिनलैंड वगैरह, यहाँ पे फिलीपींस वगैरह
कि जो कंट्रीज आ गए, तो यहाँ पर इसका दबदबा था, इसी कल्चर का दबदबा था। ठीक, दूसरी तरफ अगर हम इसी टाइम पीरियड में जापान की बात करें तो जापान के साथ क्या था कि एक छोटा सा द्वीपीय देश है, वहाँ की आधे से ज़्यादा ज़मीन पथरीली है, वहाँ पर कृषि के लिए ज़मीन कम पड़ जाती है और पशुपालन वगैरह किया नहीं जाता, और वहाँ पर वो जो देश था उस समय में वो अलग थलग सा था, कटा फटा सा था, जैसे पूरी दुनिया से वो अलग हो। यानी कि ये कंडीशन थी जब हम चैप्टर को शुरुआत करते हैं कि किस पीरियड से शुरुआत की हमने शुरुआत की है 1800 से। ठीक, तो उस दौरान ये कंडीशन थी, यानी कि चाइना थोड़ा आगे था और जापान पीछे, बहुत पीछे था। कुछ ही दशकों में आगे क्या बदला, कहानी बदल जाती है कि आगे नेक्स्ट जो आने वाला टाइम था 1800 के बाद का जो टाइम पीरियड था, चीन में अशांति का शिकार हो जाता है, चीन में अशांति फैल जाती है वहाँ पर, यानी विदेशी शक्तियाँ हैं, जैसे अपने यहाँ पे ब्रिटिश आए, अपने यहाँ पे फ्रेंच भी आए, डच भी आए। ओके, इसी टाइप से वहाँ पर भी लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया कि भाई चाइना में रिसोर्सेस है, तो उनको तो जहाँ रिसोर्सेस थे वो सूंघते सूंघते वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ पर काफ़ी सारे युद्ध होते हैं, इंटरफेयर शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे अशांति, यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हुड़दंग हो जाता है वहाँ पर। ओके, तो वहाँ पर सब कुछ होच पोच हो जाता है और चीन औपनिवेशिक चुनौती का सामना नहीं कर पाता है वहाँ पर, क्योंकि कई सारे आ गए थे बंदरबांट के लिए वहाँ पर, और वहाँ पर गृह युद्ध छिड़ जाता है। यानी कि जैसे कि पॉलिसी थी ब्रिटेन की, हमारे यहाँ पे क्या पॉलिसी थी, मतलब फूट डालो राज करो, वही पॉलिसी वो वहाँ लेकर के आए कि फूट डालो और मजे करो, राज करो, कि चलो ठीक है। तो वहाँ पर सिविल वॉर की शुरुआत हो जाती है। गृह युद्ध क्या होता है कि एक ही देश के विभिन्न समुदायों के बीच में युद्ध हो जाना, तो वहाँ पर इस टाइप की वो पॉलिसी लेके आए, क्योंकि उनके पास वो तो मुट्ठी भर होते हैं ना अंग्रेज, तो वो मुट्ठी भरते, वो सिर्फ उनके पास बुद्धि थी, वो बुद्धि के बल पे पूरी दुनिया के ऊपर राज कर गए थे, तो उन्होंने ऐसा ही कुछ यहाँ किया। तो चाइना जो आगे दिख रहा था वो चाइना 4 कदम पीछे चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, होच पोच हो जाता है, हुड़दंग हो जाता है। ठीक, दूसरी तरफ जापान की अगर बात करें, इसी पीरियड में जापान में क्या हुआ कि जापान एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के निर्माण में, औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना में, यहाँ तक कि ताइवान 1895 में और कोरिया 1910 में अपने में मिला तो एक औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहता है। इस दौरान क्या करता है कि जापान में आर्थिक प्रगति है वो तेजी से होती है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जापान जो फॉलो कर रहा था वो फॉलो कर रहा था वेस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज है, या हम बात करें अमेरिका का जो मॉडल है उसको फॉलो कर रहा था। उसने फोकस किया टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसने फोकस किया इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। ठीक, और दुनिया से कटा फटा रहा कि नहीं, हमें बाकी से कोई लेना देना नहीं, हमें अपना जितनी भी एनर्जी है वो सारी डेवलपमेंट के ऊपर लगाएंगे हम। ठीक, और इसके साथ साथ उन्होंने चाइना क्योंकि वीक हो चुका था, इसी समय पे उन्होंने मौके पे चौका लगाया, ताइवान जो चाइना के साथ लगता है एक छोटा सा देश है, उसके ऊपर 1895 में कब्जा कर लिया। उसके बाद कोरिया, नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों, ठीक, उनके ऊपर 1910 में उन्होंने कब्जा कर लिया। इस तरीके से वहाँ पर एक बड़ा साम्राज्य बन गया, यानी कि जापान भी था उसमें, ताइवान भी था, कोरिया भी था, और बड़े लेवल पर विदेश व्यापार वगैरह उनका समृद्ध हो गया। ठीक, और वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जैसा यूरोप में हुआ था उसी टाइप का, उसी लेवल का इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे शुरू हो चुका था। जापान ने अपनी संस्कृति, इसके साथ साथ क्या किया शुरुआत में कि जापान ने अपनी संस्कृति और अपने आदर्शों की स्रोत भूमि चीन को 1894 ईस्वी में हरा दिया। कि जापान ने क्या किया कि जो चाइना है उसको 1894 में एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से निपटा डाला। एक बड़ा देश जो साइज में कई गुना बड़ा है उसको निपटा डाला। उसके बाद उससे भी बड़ी चीज़ क्या की कि 1905 में 4 और 5 में, ओके, लंबा एक युद्ध चलता है, उन्होंने रूस जैसे बड़े देश को भी हरा डाला। यानी कि इससे आइडिया लगा सकते हैं कि जापान जो अलग थलग था 1800 के आसपास, और 100 वर्षों में उसने इतनी ताकत जुटा ली, इतने रिसोर्सेज जुटा लिए कि वो रशिया, चाइना, इन देशों को कुछ नहीं समझता था। ठीक, उनको भी अच्छे तरीके से उसने धूल चटा दी थी। तो यहाँ से हमारा चैप्टर शुरुआत होता है कि कैसे कहानी शुरू हुई और कैसे कहानी है वो पलटनी शुरू हो जाती है। चीनियों की अगर हम बात करें, चीनी लोगों की अगर बात करें, तो वहाँ पर उनमें डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन है, उसकी प्रोसेस थोड़ी धीमी रही। उनके सामने कई सारी कठिनाइयाँ आई, और सबसे बड़ी कठिनाइयाँ क्या थी, यूरोपियन पावर्स आ चुकी थी, और ये यूरोपियन पावर्स थी वो बंदर बांट के लिए आई थी कि चलो ठीक है चीनी खरबूजे को बांट लेते हैं, कुछ हिस्सा हमें मिलेगा। और उसी चक्कर में फंस करके चीन की जो स्पीड थी, जो डेवलपमेंट हो रहा था, एडवांस था चीन, वो चीन वहीं पे अटक जाता है, लटक जाता है। आधुनिक दुनिया का सामना करने के लिए उन्होंने अपनी परंपराओं को पुनः परिभाषित करने का प्रयास भी किया।
जो चाइनीज़ थे उन्होंने कोशिश किया कि अपनी कल्चर से हम लगे रहें और उसी के साथ हम आगे जाएं, लेकिन जो उपनिवेशिक दौर चल रहा था, कॉलोनियल जो पीरियड चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं उनके इंटरफेयर के कारण चाइना है वो पीछे रह जाता है। 1949 में चीन में साम्यवादी पार्टी है, उन्होंने यानी कि अगर हम बात करें, आगे पूरी डिटेल में कहानी पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की हम बात करें। 1949 में क्या होता है कि चाइना में साम्यवादी पार्टी है वो गृह युद्ध में, यानी कि वहाँ पर 1911 में चाइना में एक क्रांति होती है, चाइनीज़ रेवोल्यूशन। ओके, जैसे आपने रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ चुके हो, पहले चाइनीज़ रेवोल्यूशन भी सिलेबस में होती थी, तो वो 9th-10th में आप पढ़ते, लेकिन अब उसको हटा दिया गया। तो चाइनीज़ रेवोल्यूशन के बाद डॉक्टर सन यात सेन है वो रूल करते हैं, लेकिन 1949 में क्योंकि उनकी जो पार्टी थी, जो पीपुल्स पार्टी थी, वो हार जाती है, लेस पॉपुलर हो जाती है, तो 1949 में वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, चीनी साम्यवादी पार्टी है, उसने विजय प्राप्त की उस गृह युद्ध में, और दोबारा से एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि एक नया दौर लेकर के आने की कोशिश की। और वो जो दौर लेके आ रहे थे उसमें वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड किससे थे, प्रभावित थे, वो रशियन सिस्टम से, कि रशिया जैसा हम भी यहाँ पे करेंगे। लेकिन 1970 के दशक तक चीनी नेताओं ने ये देखा कि उनकी जो विचारधारा थी कि हम अपनी कल्चर से ही चिपके रहेंगे या हमें कम्युनिस्ट सिस्टम को लेकर के आना, तो उन्हें लगा कि भाई इस सिस्टम के साथ अगर चलेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा अमेरिका की बराबरी करने में, बहुत टाइम लग जाएगा रशिया की बराबरी करने में, बहुत टाइम लग जाएगा जापान की बराबरी करने में। तो उन्होंने फिर उसको दोबारा से रिवाइज़ किया कि ऐसे करते हैं, इस शेड्यूल को हम कैंसिल करते हैं, कुछ नया सोचते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि उस सिस्टम को, जो आर्थिक विकास का पहिया ना, उसको छोड़ते हैं हम, कि पुराने तबके से हम आगे बढ़ेंगे, पुराने तरीके से आगे बढ़ेंगे। पुराने चश्मे को निकाला, नया चश्मा पहन लिया, अमेरिका वाला चश्मा पहन लिया, कि उन्होंने कहा कि हम जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, वो उसी तरीके से हम चलाएंगे, लेकिन आर्थिक विकास में हम पूंजीवादी जो सिद्धांत है उसको अपनाएंगे, यानी कि प्राइवेटाइजेशन जो बेस्ड है, अमेरिकन जो कंसेप्ट है, कि उसके साथ थोड़ा हम जाएंगे। तो वहाँ पर कई सारे आर्थिक सुधार किए गए। हालांकि इससे पूंजीवाद और मुक्त व्यापार की वहाँ पर वापसी हो जाती है, पूंजीवाद आ जाता है, क्योंकि पहले वो विरोध कर रहे थे कि नहीं, सारी इंडस्ट्रीज़ है वो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में होनी चाहिए, ओपन मार्केट नहीं होनी चाहिए। लेकिन आर्थिक विकास अगर उनको अपना घोड़ा दौड़ाना था तो ज़रूरी था कि वो ओपन मार्केट दे, कि हाँ, प्राइवेट अगर कोई बिज़नेस करना चाहिए वो अपना बिज़नेस कीजिए, आगे बढ़ना चाहिए वो आगे बढ़िए, वेलकम है। तो ये सब कुछ अपनाया और इससे चाइना में भी ग्रोथ होती है। अभी हम देखते हैं चाइना कहाँ है, चाइना भी टॉप की कंट्रीज़ में आ रहा है, एक इकोनॉमिक सुपर पावर है चाइना भी, जापान के टक्कर में आ रहा है ना। तो वो उन पॉलिसीज़ के कारण हुआ। लेकिन चाइना जिसको बहुत पहले आ जाना था वो बहुत पीछे आया, उनकी ट्रेन कुछ घंटे देरी से पहुंची है। तो ये सब कुछ हुआ जापान और चाइना में कि वो कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए। लेकिन यहाँ देखिए कि अगर हम दोनों को अब भी कंपैरिजन करें तो जापान है वो एक संपन्न औद्योगिक राष्ट्र बन गया। औद्योगिक मतलब काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे। टॉप 10 जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं तो जापान का नाम आता है उसमें, चाइना उसमें भी नहीं आ रहा है, चाइना अभी भी पीछे है उनसे। तो जापान टॉप 10 मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में है और ये सब कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हुआ। वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, रॉ मटेरियल नहीं है, कच्चा माल कहीं और से मंगवाते हैं और उसके बाद जिस देश से कच्चा माल मंगवाते हैं उसी को वो तैयार माल भेजते हैं। लेकिन साम्राज्यवाद को बढ़ाने की उसकी इच्छा नहीं। देखिए कि एक उन्नत राष्ट्र तो बहुत पहले बन गया था, जब यूरोपियन देशों में, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, नए नए उद्योग लग रहे थे, तो उस वक्त जापान में भी लगने शुरू हो गए थे। तो बहुत पहले बहुत आगे निकल गया था। लेकिन एक दिक्कत आ गई, जैसे जर्मनी के साथ हुआ था कि उनको ये था कि चलो भाई साम्राज्यवाद को बढ़ावा देते, ज़्यादा से ज़्यादा देशों के ऊपर कब्जा करते हैं। मज़ा आने लग गया था उन्हें इस चीज़ में, और इससे क्या हुआ कि वो एक के बाद एक युद्ध में उलझते चले गए। सेम हिटलर वाली कहानी कि एक के बाद एक युद्ध में उलझते चले गए और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बहुत बुरी तरीके से उनकी हार होती है। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर वहाँ पर एटॉमिक बम गिराए जाते हैं। ओके, तो इससे एक बार उनकी जो स्पीड थी उसको थोड़ा सा झटका लगा। अमेरिकी जो दबदबा था उसके बाद, क्योंकि कुछ टाइम तक अमेरिकी दबदबा रहा 1945 से 47 के बीच में, उसके बाद वहाँ पर डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लेते हैं। जो जापानीज़ हम कल्चर की बात करें तो वहाँ पे डेमोक्रेसी की शुरुआत हो जाती है और 1970 के दशक तक जापान अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करके एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। अब देखिए जापानी अगर लोगों की बात करें, 1945 में वो जीरो पे आ गए थे। जीरो मतलब इंडिया उनसे आगे था 1945 में,
और उसके बाद 1970 की बात करें, दोबारा से वो वहीं पे पहुंच गए थे जहां पे वो थे। सेम जैसे जर्मनी के साथ हुआ, जर्मनी 1919 में जीरो पे था, 1940 में टॉप पे आ गए थे, 1945 में फिर जीरो पे थे, उसके बाद दोबारा से टॉप पे आ गए। तो वो आर्थिक विकास की बात करें तो जापान दोबारा से वहीं पे पहुंच गया था। जापान का जो आधुनिकीकरण का सफर था वो पूंजीवाद के सिद्धांतों पर आधारित था। पूंजीवाद का सिद्धांत क्या होता है, जैसे इकोनॉमी होती है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, उसमें ये होता है कि जो काम करे उतना उसकी इनकम होगी, यानी कि उसमें प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को बढ़ावा दिया जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, कि जिसके पास स्किल है, जिसके पास पैसा है वो कमाइए, ठीक, आपकी स्किल है, आप जितना कमाना चाहिए कमाइए, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी उसमें। तो वहां पर पूंजीवादी सिद्धांतों पर आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाता है, और उसका सीधा सा मतलब था कि कंपटीशन हुआ, और जब कंपटीशन होता है तो कुछ नया निकल के आता है, कुछ अच्छा निकल के आता है। तो जापान के साथ ये हुआ कि वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन है वो सारा का सारा वहाँ कैपिटलिज्म पर बेस्ड था, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था उस पर आधारित था, और जिसके कारण जापान एक बार फिर से टॉप कंट्रीज में इंक्लूड हो गया। जो इकोनॉमिक हम सुपर पावर की बात करते हैं तो उसमें जापान है वो इंक्लूड हो जाता है। जापान में जिस तेजी से विकास हुआ वह जापानी संस्थाओं और समाज में परंपराओं की सुदृढ़ता, देखिए वहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं कि जापान कैसे पहुंचा। तो वहाँ पर जापान की जो कल्चर है उसका भी रोल रहा कि वहाँ के लोग मेहनती होते हैं। दूसरा, देश के प्रति जो उनका लगाव था, राष्ट्रवाद की भावना थी, उनमें जो सीखने की इच्छा थी, तो वो सारी चीज़ें मिल कर के वो रिजल्ट लेकर के आए कि लोगों को लग रहा था कि हम किसी से कम थोड़ी हैं। उन्हें लग रहा था जो और कर सकते हैं वो हम ही कर सकते हैं, और कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं, और जो और नहीं कर सकते वो भी हम कर सकते हैं। इसी के कारण वो आगे निकल गए थे। ओके, तो ये पूरा चैप्टर का थोड़ा सा समराइज हमने किया कि कैसे कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। तो चाइना 1800 में कुछ आगे हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक तरीके से वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसके बाद वहाँ पर कुछ गड़बड़ होती है, लेकिन 1970s के बाद वो भी सुपर पावर में इंक्लूड हो चुके हैं। ऐसे ही जापान है, कभी आगे कभी पीछे, गिरते उठते, वो भी अब सुपर पावर में दोबारा से इंक्लूड हो चुके हैं। तो ये दोनों कहानियों को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि कैसे कैसे वो आगे हुए, कैसे वो पीछे हटे, कहाँ पे गड़बड़ हुई, किस तरीके से कौन से रास्तों से होकर के वो आगे निकले, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इस पीरियड में जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इस दौरान जो इतिहास का लेखन था वो कैसा रहा था, जापान और चाइना दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो चीन और जापान में जो इतिहास लेखन है उसकी लंबी परंपरा रही है, कि उनकी पुराने समय से अगर हम देखें तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने वहाँ के इतिहास के बारे में लिखा है। सीमा छियन, ये इसलिए मैंने इंक्लूड किया क्योंकि 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सीमा छियन को प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार माना जाता है, यानी कि वहाँ से एक कल्चर ही रही है, वहाँ के खून में ही रहा है कि लोग लेखक हुए हैं, लोग इतिहासकार हुए हैं जो अपने आसपास की घटनाओं का वर्णन करते रहे। सीमा छियन है वो प्राचीन चाइना का सबसे महान इतिहासकार माना जाता है, जिन्होंने उस दौर के बारे में लिखा है कि उस दौर में क्या कुछ होता था, बड़ी बारीकी से उस दौर में लिखा गया। जापान में मेजी सरकार ने 1869 में अभिलेखों को एकत्रित करने के लिए एक ब्यूरो की स्थापना की थी। अगर जापान की बात करें तो जापान में भी आधुनिकीकरण के इस रास्ते में मेजी सरकार आती है, जिसके हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। उसने 1869 में जितने भी अभिलेख थे उनको इकट्ठा करने की कोशिश की थी ताकि इतिहास को इकट्ठा किया जा सके। इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट, एक ब्यूरो भी बना दिया गया था। अंग्रेजी में चीनी जापानी इतिहास पर पांडुलिपियों का एक विशाल भंडार भी उपलब्ध है। जैसे जो यूरोपियंस यहाँ पे आए थे तो उन्होंने यहाँ की जितनी भी चाइनीज़ या जो जैपनीज़ बुक्स अवेलेबल थी उनको उन्होंने दोबारा से लिखा था, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो एक बड़ा विशाल भंडार अवेलेबल है जिसमें चाइना और जापान के उस दौर की, जब वो आगे बढ़े थे, उस दौर का इतिहास है वो भरा पड़ा है। चीन में सभ्यता में विज्ञान पर जोसेफ निडहम ने महत्वपूर्ण कार्य किया। चीन में अगर बात करें कि वहाँ की कल्चर कैसी थी, उसमें साइंस का कितना रोल था, तो उसके ऊपर जोसेफ निडहम है, उन्होंने अच्छा खासा वर्क किया। जबकि जापानी इतिहास और संस्कृति पर जॉर्ज सेंसम हैं, उन्होंने अच्छा खासा काम किया, यानी कि उन्होंने इन जो बुक्स जो थी उनको ट्रांसलेट किया और कुछ कह सकते हैं कि फ्रेश बुक्स वगैरह भी उन्होंने लिखी है, वहाँ के इतिहास को लिखने की कोशिश की है। 1980 से कई चीनी विद्वान जापान में भी काम करते और लिखते रहे थे, यानी कि 1980 के बाद की बात करें तो कई चाइनीज़ जो स्कॉलर्स है वो जापान गए, उन्होंने भी उसके इतिहास को, जो जापान का इतिहास है उसको लिखने की, ट्रांसलेट करने की अच्छी खासी कोशिश की है। नाइतो कोनन चीन पर काम करने वाले प्रमुख जापानी विद्वान थे जिनके लेखक ने अन्य जापानी लेखकों को भी प्रभावित किया।
1907 में क्योटो जो यूनिवर्सिटी है उसमें प्राच्य अध्ययन के विभाग की स्थापना भी उन्होंने ही करवाई थी कि हिस्ट्री है दैट शुड बी द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टडी, कि स्टडी का एजुकेशन सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए। तो ये सब कुछ होता रहा है और ये जो इतिहास के स्रोत हैं इसी से हमें जानकारी मिलती है कि कब क्या कैसे हुआ था जापान में, चाइना में या उस पूरे इलाके में। ओके, तो यहाँ से हमें, यानी कि यहाँ हम क्या बात करें, यहाँ पे हम बात करें कि जापान और चाइना के आधुनिकीकरण के जो भी रास्ते रहे हैं उसके जानकारी के स्रोत क्या है। तो स्रोत क्या है, चाइनीज़ बुक्स हैं, चाइनीज़ इतिहासकार हैं, जापानीज इतिहासकार हैं, इसके साथ साथ यूरोपियंस है उनका जो वर्णन है वो भी इतिहास के प्रमुख स्रोत रहे हैं। तो ये तीनों स्रोत हैं जिनसे हमें ये जानकारी मिलती है कि जापान और चाइना में उस दौर में क्या हुआ था। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि चीन और जापान, कंपैरिजन कर लेते हैं कि यहाँ का भूगोल कैसा है, चाइना कैसा देश है और जापान कैसा देश है। फिर हम सिर्फ जापान की बात करेंगे, बाद में हम सेकंड पार्ट में चाइना के ऊपर आएंगे। तो देखिए, चीन है एक विशाल महाद्वीपीय देश है, हमारे देश के बिल्कुल उत्तर में आ जाता है। ओके, और अगर बात की जाए एरिया वाइज तो हमारे देश से लगभग 3 गुना बड़ा है। पॉपुलेशन की बात करें, जैसे अब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो पॉपुलेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग 10 करोड़ के आसपास ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना की। लेकिन साइज़ की बात करें तो हमसे 3 गुना बड़ा देश है। इसमें 3 प्रमुख नदियाँ बहती है। जैसे अपने देश की हम बात करते हैं तो उसमें हम प्रमुख नदियों में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों का नाम लेते हैं। ऐसे ही चाइना की 3 प्रमुख नदियाँ हैं। एक तो पीली नदी है जिसको हवांग हो के नाम से भी हम जानते हैं, यांगसी नदी है जिसको छांगजियांग के नाम से जाना जाता है चाइनीज़ लैंग्वेज में, और एक है पर्ल नदी। ये जो तीनों नदियाँ जिस इलाके से बहती है वहाँ पर विशाल मैदानों का निर्माण किया है, और ये जो विशाल मैदान है ये बेहद उपजाऊ है, कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। चीन का सबसे प्रमुख अगर जातीय समूह की बात करें तो वो हान है। हान जातीय समूह के लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ पुतोंग हुआ, मंडेरिन, यहाँ पुतोंग हुआ बोल दीजिए, उसको मंडेरिन कह सकते हैं, उसको चाइनीज़ कह सकते हैं। ये यहाँ की प्रमुख लैंग्वेज है। ठीक, यानी कि प्रमुख समूह कौन सा जातीय समूह चाइना में, हान है, और मंडेरिन या चाइनीज़ है वो यहाँ की मेन लैंग्वेज है। इसके साथ साथ हान के अलावा कई और जो राष्ट्रीयताएँ कह लीजिए या जातीय समूह है जिनके लोग यहाँ पर रहते हैं, तो उसमें उइगर समुदाय रहता है, इसके साथ साथ हुई समुदाय रहता है, मांचू समुदाय रहता है, और तिब्बती लोग भी वहाँ पर रहते हैं। चीनी भोजनों की बात करें तो वहाँ के जो खान पान है उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलता है। जैसे हमारे यहाँ पे आप देखते भी होंगे कि ये चाइनीज़ फूड है, हालांकि उसको हमने कुछ और ही शक्लो सूरत दे दी अब, लेकिन चाइनीज़ फूड है उसमें कितनी वेरिएशंस मिलती है। तो वहाँ पर भी क्योंकि एक विशाल देश है, अलग अलग इलाके में अलग अलग टाइप की कल्चर है, तो उसी टाइप से वहाँ पर फूड में भी वेरिएशंस मिलती है, अलग अलग टाइप का फूड है। हालांकि विदेशों में रहने वाले जो अधिकांश चीनी है उनकी अगर बात करें, कि जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं कि ज़्यादातर जो विदेशों में रहते हैं वो शुरुआत में कहाँ से गए हैं, अपने यहाँ से पंजाब से ज़्यादा लोग गए हैं, केरला से और तमिलनाडु से ज़्यादा लोग गए हैं जो विदेशों में गए हैं। तो ऐसे ही वहाँ की बात करें तो वहाँ केंटन से लोग हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं जो अलग अलग देशों में गए हुए हैं। केंटन का जो खाना है डिमसम, मतलब नाम है चाइनीज़ में डिमसम है, जो काफ़ी फेमस है। इसका अर्थ होता है दिल को छूना। यह गूंथे हुए आटे में सब्जी इत्यादि भर करके उबाल करके बनाया जाता है। तो अपने यहाँ पर भी चाइनीज़ कई सारे इस टाइप की चीज़ें आई है, वो चाइनीज़ इसी डिमसम के आसपास की चीज़ें हैं, यानी कि केंटन इलाके से आई हुई है। पूर्वी चीन की बात करें तो पूर्वी चीन में, यानी कि जो जापान की साइड वाला चीन है, तो वहाँ पर चावल और गेहूँ दोनों भोज्य सामग्री के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और वैसे भी अगर पूरे चीन की बात करें तो वहाँ पर चावल और गेहूं दोनों का ही यूज होता है। ये नहीं कि चावल का यूज होता है गेहूं का नहीं होता है, या गेहूं का होता है चावल का नहीं, तो ये दोनों ही। जैसे अपने यहाँ पे हम बात करते हैं तो अपने पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न यूपी हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पे गेहूं का ज़्यादा यूज़ है। अगर हम जाते हैं ईस्टर्न यूपी, बिहार की साइड में, वेस्ट बंगाल की साइड में, तो वहाँ चावल का ज़्यादा यूज़ है। कह तो यूँ ही सकते हैं ना कि दोनों का यूज़ है, तो वहाँ पर भी इसी टाइप से दोनों का यूज़ किया जाता है। तो ये तो बात हुई कि चाइना का भूगोल कैसा है, वहाँ पर किस प्रकार के लोग रहते हैं। अब हम थोड़ा सा जापान के बारे में भी जान लेते हैं कि जापान वर्तमान में कैसा है। तो जापान है वो चीन के कंपैरिजन में एक छोटा सा देश है और एक द्वीपीय देश है। ठीक, इसमें 4 सबसे बड़े द्वीप हैं, 4 द्वीप है बड़े। एक तो हो गए होन्शु, दूसरे क्यूशु, शिकोकू और होकाइडो। ओके, यानी कि उसमें 4 द्वीप हैं, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइडो या फिर होकाइदो। ओके, ये 4 द्वीप हैं। और ओकिनावा एक द्वीपों की श्रृंखला है जो सबसे
साउथ में आ जाते हैं, जो छोटे छोटे द्वीप हैं उनकी एक सीरीज भी यहाँ पे बने हैं, लेकिन मुख्य तौर पर वहाँ पर 4 द्वीप है। यहाँ पे देखा जाए तो जो द्वीप है ये पूरी की पूरी जो ज़मीन है वो पर्वतीय भूभाग है, पठारी पहाड़ी ज़मीन है, यानी कि यहाँ की लगभग आधी जो ज़मीन है इन द्वीपों की वो पहाड़ी ज़मीन है। और जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप वाले इलाके में भी आता है। यहाँ अर्थक्वेक आने नॉर्मल सी बात है, हर दिन सैकड़ों अर्थक्वेक आते ही आते हैं, यानी कि न्यूज़ नहीं बनती उनकी कि अर्थक्वेक आ गया, तो रोज़ की बात है। ओके, यानी वहाँ कई सारी समस्या है, ना तो वहाँ पे संसाधन है, ना वहाँ पे उपजाऊ मैदान है, ना ही वहाँ पर अगर हम डिजास्टर की बात करें तो डिजास्टर तो उनके मतलब ननिहाल है, एक तरीके से डिजास्टर रहता ही वहीं पे है। भारत में अधिकतर जनसंख्या, जापान की बात करें हम, जापान में जो अधिकतर जनसंख्या है वो वहाँ के नेटिव लोगों की, जो जापानी है, जैपनीज है, वहीं के लोग हैं, उनकी संख्या है। लेकिन कुछ आइनू अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी रहते हैं, जो चाइनीज़ जो आइलैंड्स है या चाइना से, रशिया से, वहाँ से पहुँचे हैं। इसके अलावा कुछ कोरियाई लोग हैं वो भी यहाँ पे रहते हैं, जो पहले एज ए इंडेंचर्ड लेबर के तौर पे, श्रमिकों के तौर पे, बंधुआ मजदूर के तौर पर यहाँ लाए गए थे और वो यहीं बस गए थे। जैसे अगर हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ की, तो वहाँ पर काफ़ी सारे इंडियंस रहते हैं। फिजी 50% इंडियन रहते हैं। श्रीलंका, वहाँ पे कुछ इंडियन तमिल्स रहते हैं। तो वो कैसे गए थे? वहाँ के बागानों में काम करने के लिए, उसके बाद वहीं के होके रह गए। तो ऐसे वहाँ पर कुछ कोरियाई लोग भी रहते हैं, कुछ आइनू भी रहते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है 95% जो लोग हैं वो जैपनीज ही है वहाँ पर। जापान में पशुपालन किया नहीं जाता, खेती ढंग से होती नहीं, यानी कई सारी समस्याएं हैं। आर्थिक विकास की गुंजाइश उतनी नहीं दिखाई देती बेसिक मोटे तौर पे अगर हम देखें तो। जापान के लोगों के भोजन की बात करें तो मुख्य भोजन चावल है। इसके साथ साथ क्योंकि ये द्वीपीय राष्ट्र है तो मछली भी उनके भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये तो हो गया बेसिक तौर पर कि जापान और चाइना की अगर तुलना की जाए, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों की तुलना की जाए, तो दोनों में बहुत सारा हमें अंतर, डिफरेंस दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे यहाँ से जापान की, कि जापान का आधुनिकीकरण हुआ कैसे। तो सबसे पहले हम राजनीतिक व्यवस्था को समझेंगे कि जापान में क्योटो में रहने वाले सम्राट का शासन होता था पहले। क्योटो एक तरीके से सेंटर था, सेंटर ऑफ पावर था। जैसे अपने बात की जाए इंडिया की, तो दिल्ली क्या था? सेंटर ऑफ पावर था, कि जो सम्राट थे वो दिल्ली में रहते थे मुख्य तौर पे, जिन्होंने पूरे देश के ऊपर शासन किया। तो ऐसे ही जापान में जो क्योटो में रहने वाले सम्राट थे उनका शासन होता था। लेकिन 12वीं जो शताब्दी है उसके आते आते वास्तविक जो सत्ता थी वो शोगुनों के हाथ में चली गई थी। ओके, शोगुन जो लोग थे उनके पास चली गई थी, जो सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर शासन का संचालन करते थे। अब ये देखिए, नाम तो राजा का रह गया लेकिन पावर शोगुनों के पास आ गई थी। जैसे आपने मराठा शासन व्यवस्था को अगर देखा है तो उसमें पेशवा होते थे, देखा ना, कि राजा होते थे और उसके होते थे महामंत्री, उसको पेशवा बोलते थे। और जो पेशवा होते थे, रियल पावर पेशवा के पास चली गई थी, बाद में राजा नाम का रह गया था। ऐसा ही कुछ वहाँ पर हुआ कि शुरुआत में क्योटो में रहने वाले सम्राट थे, उनकी शक्तियाँ होती थी, लेकिन बाद में 12वीं शताब्दी तक आते आते जो शोगुन थे, सबसे पावरफुल एक तरीके से मंत्री होते थे, उनके हाथ में रियल पावर आ गई और अब राजा के नाम से वो शासन चलाने लग गए थे। 1603 से 1867 के बीच की अगर बात करें, 1603 से 1867 की बात करें, तो यहाँ पे तोकुगावा जो फैमिली है, तोकुगावा वंश है, वो शोगुन के पद पर आसीन रहे। यानी कि तोकुगावा परिवार के लोग हैं वो शोगुन बनते रहे और वो देश को चलाते रहे। तोकुगावा फैमिली के शासनकाल में जापान 250 भागों में विभाजित था, यानी कि ऐसे छोटे छोटे साम्राज्य कह लीजिए, या जैसे अगर हम अपने जमींदारी सिस्टम की बात करें तो उस वक्त छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा था अपना देश भी। तो ऐसे ही वहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था, 250 छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था, जिसका शासन देम्यो नामक अधिकारी चलाते थे। जैसे अपने यहाँ पे जमींदारी प्रथा में क्या था, एक जमींदार होता था, जमींदार को 30-40 गांव दे देते थे, वो टैक्स इकट्ठा करके राजा को देता था। तो इन्होंने भी क्या किया कि शोगुन थे वो शासन को चलाते थे, उन्होंने देश को बांट दिया बहुत सारे टुकड़ों में, 250 टुकड़ों में, और हर एक टुकड़े का जो मुख्य अधिकारी था वो देम्यो होता था। ठीक, और देम्यो वो चलाते थे। तो इन्हें लगता था कि ठीक है जी, अपना गुजारा हो रहा है, देम्यो वो देख रहे हैं, टैक्स वगैरह आ रहा है, तो इस टाइप से चलते थे। शोगुन है वो देम्यो पर कंट्रोल रखते थे कि हाँ, देम्यो इधर से इधर ना छिटक जाए। देम्यो को कंट्रोल कर लिया तो मतलब देश ठीक ठाक से चल रहा था। अब शोगुन जो थे उनका एक तरीका क्या था कि वो लंबे समय तक राजधानी एदो में रहने का आदेश देते थे देम्यो को। यानी कि वो चाहते थे कि जो देम्यो है वो कहाँ रहे, राजधानी एदो में, जिसको हम आजकल टोक्यो के नाम से जानते हैं। ठीक, ताकि उनकी ओर से कोई खतरा ना रहे। तो वो आमतौर पे उनको देम्यो को, जो ऑफिशियली थे, उनको कहते थे कि आप कैपिटल एदो में रहोगे
ताकि किसी भी टाइप की गुटबंदी वगैरह ना हो। ठीक, शोगुन प्रमुख नगरों और खदानों पर भी कंट्रोल रखते थे। बड़े बड़े शहर थे वो ही उनके अंडर में आते थे, या जो खदान थे कहीं पर जो कुछ खनिज वगैरह मिलते थे तो उनके ऊपर भी उनका ही नियंत्रण था। और सामुराई, सामुराई किसको बोलते हैं? योद्धा को। जैसे अपने देश में क्षत्रिय बोला जाता है तो वहाँ पे सामुराई बोला जाता है। सामुराई शासन करने वाले कुलीन थे, वे शोगुन और देम्यो की सेवा में लगे रहते, यानी कि जो क्षत्रिय थे, जो योद्धा वर्ग था, वो कुलीन थे एक तरीके से, यानी कि उनको कई प्रकार की सुविधाएं मिली थी। जैसे हमने फ्रांस की क्रांति जो चैप्टर था 9th क्लास में, उसमें पढ़ा था कि जो प्रथम स्टेट है, द्वितीय स्टेट है, उनके मजे ही मजे थे। तो यहाँ पर सामुराई के मजे थे तो इनको उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं था कि भाई हम ऐश करें, मजे ले रहे हैं तो ठीक है, जो भी राजा बने हमें क्या लेना देना। तो ये शोगुन और दोम्यो जो थे, दोम्यो या देम्यो जो थे, उनकी सेवा में लगे रहते थे। ठीक, ऐसे मजे से उनके शासन चलता आ रहा था। कब? 12वीं शताब्दी से लेकर के आगे तक। ठीक, उसके बाद 16वीं शताब्दी के अंत में 3 प्रमुख प्रशासनिक परिवर्तन हुए। 16वीं शताब्दी के अंत में यहाँ पर कुछ बदलाव लेकर के आए। ठीक, बदलाव क्या हुए? 3 प्रमुख अगर परिवर्तनों की बात करें, एक तो पहला परिवर्तन ये हुआ कि किसानों से हथियार लेना इन्होंने शुरू कर दिया। ठीक, कि हथियार के ऊपर पाबंदी लगा दी कि हर कोई हथियार नहीं रख पाएगा। इससे शांति व्यवस्था बनाने में सहायता मिली, क्योंकि हथियार नहीं होंगे तो मतलब जो शांति व्यवस्था ऑटोमेटिक मेंटेन रहेगी और कंट्रोल करना आसान हो गया। दूसरा था कि देम्यो को अपने अपने क्षेत्रों की राजधानी में रहने के आदेश दे दिए कि आप अपने इलाके में रहिए और ठीक से आप लोगों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश कीजिए। इससे भी कुछ चीज़ें बेटर हुई। तीसरा परिवर्तन हुआ, उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया, यानी कि पहले एक जैसा ही टैक्स वो वसूलते थे, इससे कुछ लोगों का शोषण हो रहा था। अब उन्होंने जो टैक्स वसूलना शुरू किया वो कैसे वसूलने लगे कि कितनी उत्पादकता हो रही है। जो उपजाऊ जमीन थी वहां पर टैक्स उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लेना शुरू कर दिया, जहां पे कम उपजाऊ थी तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया। तो ये सब कुछ किया। इससे क्या हुआ कि जापान में विकास होने लग गया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, प्रशासन, वो अगर ठीक से है तो विकास होगा। जैसे आप स्कूलों में देखते हो, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से है, प्रिंसिपल ठीक से हैं, वाइस प्रिंसिपल ठीक से हैं, वो स्कूल आगे जाएगा। जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ हो जाती है तो वहाँ सब कुछ ही गड़बड़ मिलेगा। तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो गया, प्रशासन ठीक हो गया, तो इन 3 परिवर्तनों के कारण वहाँ पर विकास का पहिया तेजी से घूमने लग गया। 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान का जो एदो नगर, जिसको हम वर्तमान में टोक्यो के नाम से जानते हैं, वो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर बन गया था। ओसाका और क्योटो भी बड़े शहर के रूप में उभरे थे। ओसाका की बात करें तो वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज है अभी। क्योटो भी उसी टाइप से इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इस टाइप से 3 बड़े शहर है वो आगे निकल के आए, जहाँ पर आगे चल करके इंडस्ट्रीज़ वो सेटअप होती है। विश्व स्तर पर बात करें तो जापान को एक समृद्ध देश उस वक्त भी माना जाता था, क्योंकि वह चीन से रेशम और भारत से कपड़े जैसी वस्तुएं आयात करता था और अपने आयातों का मूल्य उस वक्त सोने में दिया करता था। तो उससे पता चलता है कि उस वक्त भी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी खासी थी। जापानी लोगों का विश्वास था कि उनके द्वीपों को भगवान ने बनाया और उनके सम्राट सूर्य देव के उत्तराधिकारी थे, यानी कि ऐसा आस्था थी कि ऊपर वाले की देन है उनके जो भी आइलैंड्स हैं, और भगवान सूर्य हैं उनके उत्तराधिकारी हैं, उनके जो सम्राट हैं। तो उनकी वो एक तरीके से विरोध नहीं करते थे, उनके अकॉर्डिंग ही शासन व्यवस्था चलती आ रही थी। तो ये शुरुआती दौर था कि वहाँ का प्रशासन कैसे चलता था। तो वहाँ पर राजतंत्र था। शुरुआत में सम्राट के हाथ में चाबी थी, उसके बाद सम्राट से शोगुनों के पास चले गई और शोगुन चाबी के कई सारे यूँ कह सकते कि गुच्छा बनवा लिया, और देम्यो नामक जो अधिकारी थे उनके हेल्प से वो सारा प्रशासन चला रहे थे। उसके बाद एक बड़ा जो बदलाव आता है जापान की हिस्ट्री में, वो बदलाव आता है मेजी पुनर्स्थापना। मेजी वंश का एक तरीके से पार्ट 2 आ जाता है। ओके, पार्ट 2 कैसे आता है? चैप्टर 2 कि मेजी वंश से उसको गद्दी से हटा दिया गया था बहुत पहले। 1867-68 में क्या हुआ कि मेजी वंश के नेतृत्व में तोकुगावा वंश का शासन समाप्त कर दिया गया। मेजी वंश है जिसने पहले जापान के ऊपर शासन किया था, और उस वंश ने क्या किया, तोकुगावा जो वंश है उसको गद्दी से उतार दिया 1853 में, यानी कि यहाँ से वो सारी चीज़ें बदलनी भी शुरू हुई थी। 1853 में थोड़ा सा अगर हम पीछे चले तो अमेरिकी कमांडर मैथ्यू पेरी जापान आया था और एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिससे जापान और अमेरिका के मध्य राजनयिक और व्यापारिक संबंध स्थापित हुए थे। यानी कि उससे पहले क्या था कि जापान अपने आप को अलग थलग रखना पसंद करता था। सिर्फ जितनी ज़रूरत की वस्तुएं थी वो आयात की जाती थी, बाकी
वो मेलजोल रखना पसंद नहीं करता था। 1853 का ये जो घटना थी बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि जापान ने द्वार खोल दिए थे कि भाई आओ आप भी, हम भी जाएंगे। ओके, और ये आर्थिक विकास की जो गाड़ी थी ना, वो जो पहले गियर में चल रही थी वो टॉप गियर में आ गई उसके बाद। तो जापान और अमेरिका के मध्य जो राजनीतिक और व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए मैथ्यू पेरी जब अमेरिकी कमांडर आते हैं, तो जापान और अमेरिका के बीच में एक संधि के ऊपर साइन हो जाते हैं, एग्रीमेंट हो जाता है। 1868 में हम वापस आते हैं कि एक आंदोलन होता है, उसके द्वारा शोगुन को बलपूर्वक सत्ता से हटा दिया जाता है, जो कि तोकुगावा फैमिली के शोगुन होते थे, और सम्राट मेजी को एदो लाया जाता है, यानी कि मेजी वंश है उसकी पुनर्स्थापना हो जाती है। और इस बार जो कैपिटल बनती है वो बनती है एदो, जिसको हम टोक्यो के नाम से जान रहे हैं। ठीक, यानी कि यहाँ से एक बड़े बदलाव है वो जापान में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से शक्ति किसके हाथों में आ जाती है? मेजी वंश के हाथों में आ जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं मेजी पुनर्स्थापना के नाम से जानते हैं। ये आपका क्वेश्चन कंफर्म रहेगा एग्जाम में। मेजी पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हो? तो 1867-68 में तोकुगावा परिवार को हटा करके मेजी वंश है उसको दोबारा से शक्ति दे दी जाती है, तो इसे मेजी पुनर्स्थापना कहा जाता है। और ये एक जापान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि उसके बाद जापान के विकास की गति का पहिया वो तेजी से घूमना शुरू हो जाता है। एदो का नाम मेजी वंश के बाद टोक्यो रखा गया, जिसका अर्थ होता है पूर्वी राजधानी। वन मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है। आधुनिकीकरण और यूरोपीय उपनिवेशवाद के समय में सरकार ने क्या किया? इस समय में, इस दौर में जो मेजी सरकार थी, उसने फुकोकू क्योहे, वन मार्कर के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ होता है फोकोकू। फुकोकू का अर्थ होता है समृद्ध देश, और क्योहे का मतलब होता है मजबूत सेना। कि उन्होंने एक नया नारा दिया कि देश भी आगे जाए और सेना भी हमारी ताकतवर होनी चाहिए। और साथ ही नई सरकार ने सम्राट व्यवस्था के पुनर्निर्माण का काम शुरू कर दिया कि चाबी एक के पास ही रहेगी, सम्राट के पास रहेगी, यानी कि जो शोगुन वाला दौर था उसको बीच की जो कड़ी थी उसको हटा दिया। सम्राट व्यवस्था ने जापानी विद्वानों का अभिप्राय ये ऐसी व्यवस्था था जिसमें सम्राट सबसे शक्तिशाली हैं, नौकरशाही और सेना है उनके अधीन रह करके सत्ता को चलाते हैं। ठीक, यानी कि उस व्यवस्था के दौर को, जो पुराना दौर था जैसा कि इंडिया में था, उस दौर को वो वापस लेकर के आए। यानी यहाँ पे जो नौकरशाही मतलब जो ऑफिसर थे और जो सेना थी वो किसके प्रति उत्तरदायी थे, किसके अंडर में वर्क करते थे? सम्राट के, जो वहाँ के किंग होते थे, जो एम्परर होते थे, उनके अंडर कंट्रोल में ये वर्क करते थे। यानी कि ये सब कुछ होना शुरू हो गया, यानी एक बार फिर से वहाँ पे पावर का सेंट्रलाइजेशन हो गया था, एक ही व्यक्ति के हाथ में शक्ति आ चुकी थी, और कुछ बड़े डिसीजन भी लिए गए थे। 1890 में देखिए यहाँ पे बड़े डिसीजन की बात करें तो कौन सा बड़ा डिसीजन था? जो उन्होंने कहा था कि समृद्ध राष्ट्र और शक्तिशाली सेना, इसके ऊपर जोर दिया। और शक्तिशाली सेना का अर्थ ये था कि अब वो भी बाहर निकलेंगे, दूसरे देशों के ऊपर हमला करेंगे। 1890 में शिक्षा संबंधी राजाज्ञा ने लोगों को पढ़ने और जनता को सार्वजनिक और साझे हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ साथ जैसे वहाँ पर जो सम्राट थे उसमें लोगों की बड़ी आस्था थी, तो 1890 में एक ऑर्डर कह लीजिए, राज आदेश है वो पारित किया जाता है, जिसमें लोगों को कहा जाता है कि आपको पढ़ना और पढ़ाना है। और उसके बाद वहाँ पर शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि 1910 तक विद्यालय जाने से कोई वंचित ही नहीं रहा। ये देखिए, एक ऑर्डर निकला, आदेश निकला, और 1910 तक 100% वहाँ पर लिटरेसी आ गई थी। अपने यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लिटरेसी कहाँ है? अभी भी नहीं पहुँची है, क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ पर 1910 तक ये एक बड़ा बदलाव था। अगर हम बात करें ना कि जापान आगे क्यों है, तो एक बड़ी चीज़ ये थी कि वहाँ की लिटरेसी, क्वालिटी एजुकेशन है वहाँ पर। तो 1910 तक वहाँ पर 100% साक्षरता थी। राष्ट्र के एकीकरण के लिए मेजी सरकार ने पुराने गांवों और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। यानी कि उन्होंने जैसे अपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह होते हैं, इस टाइप से डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेटअप किए ताकि प्रशासन चलाना बेहद आसान हो। प्रत्येक प्रशासनिक इकाई में पर्याप्त राजस्व एकत्रित करना आवश्यक था, जिससे कि स्थानीय विद्यालय और स्वास्थ्य सेवाएं जारी रखी जा सके। कि वहाँ पे कर इकट्ठा किया जाता था और उस कर से वहाँ पे स्कूल या मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह के ऊपर फोकस किया जाता था। यानी कि पेटी नहीं भरी जाती थी, लोगों का पेट भरा जाता था, जो भी कर रेवेन्यू लगान इकट्ठा किया जाता था। 20 वर्ष से अधिक उम्र के युवकों हेतु कुछ समय के लिए सैनिक सेवा भी अनिवार्य कर दी गई थी, ताकि क्योंकि सेना के ऊपर अच्छा खासा फोकस था, और एक आधुनिक सैन्य बल है वहाँ पर तैयार किया गया था। तो ये सब कुछ हुआ प्रशासनिक बदलाव के बाद या मेजी पुनर्स्थापना के बाद। ये सारी चीज़ें हुई। वहाँ पर सेना पे जोर दिया गया, औद्योगिक विकास के ऊपर जोर दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऊपर जोर दिया गया,
नए नए स्कूल स्थापित किए गए, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया गया, ओके, सेना का आधुनिकीकरण किया गया। तो ये सारे बदलाव आए जब मेजी वंश दोबारा से पावर में आ जाता है। अब उसके बाद जो वहाँ की इकोनॉमी थी, इकोनॉमी में वो क्या बदलाव लेके आए उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण कैसे किया। तो मेजी सरकार के अंतर्गत अर्थव्यवस्था, वहाँ की जो इकोनॉमी थी, उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए कृषि पर कर लगा करके धन एकत्रित किया गया, यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाया गया, एग्रीकल्चर का विकास भी किया गया और उसके ऊपर करों को ठीक तरीके से इम्पोज किया गया, ठीक लगाया गया, और उससे इकट्ठा जो धन था वो विकास में ही लगाया गया, पेटी भरने में फिर से नहीं लगाया गया। जैसे जापान में पहली रेल लाइन थी, 1870-72 में टोक्यो और योकोहामा के जो योकोहामा बंदरगाह है उसके बीच में बिछाई गई थी, जो मेजी सुधारों का एक हिस्सा थी। यानी यहाँ देखिए, बहुत पहले जो अलग थलग राष्ट्र था वो बहुत पहले ट्रेन लेकर के आ गया। जापान में वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें यूरोप से मंगाई गई और मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए विदेशी कारीगरों को बुलाया गया। यानी कि काम कच्चा नहीं किया था उन्होंने, पक्का ही काम किया था कि ठीक है मशीनें आ गई, काम नहीं चलाना, हमें उनको ट्रेनिंग देंगे, जिस ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस अब भी हम नहीं समझते हैं, ओके। तो उस ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए, मजदूरों की लेबर की ट्रेनिंग के लिए विदेशों से कारीगरों को भी बुलाया गया था। यानी यहाँ से शुरुआत होती है कि हम जो भी करेंगे एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेंगे। 1872 में जापान में आधुनिक बैंक संस्थाओं की शुरुआत हो जाती है। 1872 की बात करें तो जापान में जनसंख्या वो 3.5 करोड़ से बढ़ करके 1920 में 5.5 करोड़ के आसपास हो गई थी। तो जनसंख्या में भी वृद्धि होनी शुरू हो जाती है और 1925 में बात करें तो जापान की 21% जो जनसंख्या थी वो शहरों में रहती थी। उस वक्त अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे लगभग 11% के आसपास पॉपुलेशन शहरों में रहती थी, ओके, जो 1935 में 32% के आसपास हो गई थी। और अपने यहाँ पे अगर बात करें, इस वक्त की अगर बात करें तो अपने यहाँ पे 31% जनसंख्या वो शहरों में रहती है। यानी कि हमसे 100 वर्ष पहले जापान जहाँ पे था वहाँ पे हम अब हैं, ओके। तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन है उसको बढ़ावा मिला। इसका कारण ये था कि शहरों में कई प्रकार की सुविधाएं थी, उद्योग थी, काम करने के अवसर थे, व्यापार करने के अवसर थे, इसलिए लोग शहरों में की तरफ है वो माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, प्रवास करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर एक और चीज़ निकल के आई, एक नया वर्ग निकल के आया, वो था औद्योगिक मजदूर। कि जापान के औद्योगिकरण से वहाँ औद्योगिक मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि कारखानों में काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी। औद्योगिक मजदूरों की संख्या जो 1870 में 7 लाख के आसपास थे, वो 1913 में 40 लाख तक पहुंच गई थी। 7 लाख से सीधे 40 लाख तक पहुंच गए थे। क्यों पहुंच गए थे? ऐसा नहीं कि जनसंख्या बढ़ गई थी, क्योंकि डिमांड भी बढ़ गई थी। और अधिकांश मजदूर उस वक्त ऐसे उद्योगों में काम करते थे जिनमें 5 से कम लोग थे, छोटे छोटे उद्योग थे, और इनमें शुरुआत में मशीनों या विद्युत से काम नहीं होता था, बल्कि हाथों से काम होता था। और जब हाथों से काम होता था तो उसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी। ये माना जाता था कि अगर सुपरवाइज ना भी किया जाए तो महिलाएं बेहतर तरीके से काम करेगी। 1886 में 1886 में वहाँ पहली हड़ताल होती है, पहली आधुनिक हड़ताल होती है जापान में, और वो भी महिलाओं ने ही की थी, क्योंकि उस वक्त अधिकांश जो मजदूर थी, आधे से ज़्यादा कारखानों में काम करने वाली वो महिलाएं थी। ऐसा ही कुछ ब्रिटेन में, ऐसा ही कुछ यूरोपीय देशों में शुरुआत में हाल था। लेकिन 1900 के बाद एक बदलाव आता है। 1900 के बाद बदलाव क्या आता है कि जापान में कारखानों में पुरुषों की संख्या बढ़ने लगी थी। इसका कारण क्या था कि मशीनों का प्रयोग होना शुरू हो गया था, और ये समझा जाने लग गया था कि मशीनें हैं वो पुरुष बेहतर तरीके से संचालन कर पाएंगे, ओके। इसलिए महिलाओं की संख्या धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। कारखानों में मजदूरों की टोटल संख्या वो बढ़ती है। 100 से अधिक मजदूर वाले जो कारखाने थे 1909 में 1000 के आसपास थे, जो 1909 के बाद अगर बात करें तो 1920 के आसपास 4000 तक आ गए थे। यानी कि यहाँ पर कारखाने, उद्योग, उसके ऊपर जोर दिया गया था, और इससे एक नया वर्ग निकल के आया, वो था औद्योगिक मजदूर, जिनकी संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। इसलिए शहरों की जनसंख्या भी तेज़ी से बढ़ती है। उसके बाद एक और दौर आता, वहाँ पे जो बदलाव था कि ठीक है बाकी चीज़ें तो चल रही थी स्मूथली, आक्रामक राष्ट्रवाद को अपनाया गया, जैसे जापान में अपनाया गया था, जैसे यूरोपीय देशों ने अपनाया। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा देशों के ऊपर हमें कब्जा करना है, और ये जो आक्रामक राष्ट्रवाद था वो कहीं ना कहीं बाद में जापान को ले डूबता है। तो आक्रामक राष्ट्रवाद, जैसा कि हमने देखा था कि मेजी शासन की पुनर्स्थापना के बाद उन्होंने नारा दिया था मजबूत राष्ट्र, आधुनिक राष्ट्र और मजबूत सेना, उसके ऊपर उन्होंने जोर दिया था। तो मजबूत सेना का सीधा सा मतलब था कि वो भी अब दौड़ में शामिल होंगे, दौड़ेंगे,
वो भी जो कब्जा करने की दौड़ है उसमें शामिल होंगे। तो मेजी संविधान समिति ने मताधिकार पर आधारित था कि मेजी में एक संविधान, मेजी वंश के शासनकाल के दौरान संविधान भी बनाया गया था जिसके अनुसार देश के शासन को चलाया जाता था। लेकिन वहाँ पर जो संविधान समिति ने जो अधिकार दिया था तो वो सीमित मताधिकार दिया गया था। और इसमें जो डाइट क्या थी, जापानी संसद थी, उसको एक तरीके से अधिकार दिया गया था कि आप संविधान का निर्माण कीजिए, लेकिन उसके अधिकार भी सीमित थे। यानी कि पूरी जो शक्तियाँ थी वो सम्राट के पास थी कि सम्राट संविधान की किसी भी धारा को बदल सकते थे, परिवर्तन कर सकते थे। 1918 और 1931 के दौरान जापान में जनमत से चुने हुए प्रधानमंत्रियों ने मंत्री परिषदों का निर्माण भी किया था। ऐसा हुआ था कि प्रधानमंत्री बने, मंत्री परिषद भी बनी, लेकिन क्योंकि शक्तियां सम्राट के पास थी तो ये एक तरीके से यूँ कह लीजिए कि वो नाम मात्र की मंत्री परिषद थे। सम्राट सैन्य बलों का कमांडर था और 1890 से माना जाने लग गया था कि थल सेना, नौसेना, उस पर नियंत्रण भी सम्राट का ही है। ओके, तो इस दौर में सम्राट की जैसी नीति थी उसके अकॉर्डिंग ही देश आगे बढ़ा। और उन्होंने किस नीति के ऊपर फोकस किया? आक्रामक राष्ट्रवाद को अपनाया। आक्रामक राष्ट्रवाद का अर्थ ये था कि राष्ट्र की सीमाओं को फैलाना है, राष्ट्र की सीमाओं को बढ़ाना, इसलिए जो कमजोर राष्ट्र थे उनके ऊपर हमले किए गए। इसमें देखिए कि पश्चिमीकरण और परंपरा, इसमें आगे बढ़ती एक और चीज नई आई कि देखिए हम बात करें कि क्या क्या नई चीजें आई। उद्योगों के ऊपर जोर दिया गया, ओके, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऊपर जोर दिया गया, शिक्षा के ऊपर जोर दिया गया, स्वास्थ्य के ऊपर जोर दिया गया, ठीक, इसके साथ साथ सेना के ऊपर जोर दिया गया और पश्चिमीकरण किया गया। पश्चिमीकरण का मतलब ये होता है कि जो जापान था वो एशिया के पॉलिसी को फॉलो नहीं किया, बल्कि उन्होंने वेस्टर्न यूरोपियन जो कंट्री जो कर रही थी उसको उन्होंने फॉलो किया। कुछ जापानी बुद्धिजीवी थे, वो जापान का पश्चिमीकरण करना चाहते थे, वो चाहते थे कि जापान वैसा ही करे जैसा कि यूरोपियन राष्ट्र करें। कुछ पश्चिमी उदारवाद की ओर भी आकर्षित थे कि जैसे यूरोप में उदारवाद की पॉलिसी चल रही है वैसा अपने जापान में होना चाहिए। कुछ लोग उदारवादी शिक्षा के समर्थक भी थे कि यहाँ पर भी सर्वभाव समभाव को हम लेकर के चलें। तो मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवी थे फुकुजावा युकिची। उनका था कि जापान को, उनका मानना क्या था? उनका मानना यह था कि जापान को अपने अंदर से एशियाई लक्षणों को निकाल देना चाहिए। इसका अर्थ ये था कि जापान को भी ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए जैसे यूरोपीय देश बढ़ रहे हैं, जैसे अमेरिका बढ़ रहा है, कि उसे जो एशिया वाली कल्चर है ना उसको अपने अंदर से निकाल देना चाहिए, भूल जाना चाहिए कि वो एशिया का नेशन है, एशिया का राष्ट्र है, क्योंकि उन्हें लगता था कि वही सही तरीका जिससे कि आगे बढ़ा जा सकता है। जो दर्शन शास्त्री वहाँ के मियाके सेत्सुरे, उन्होंने तर्क दिया था कि विश्व सभ्यता के हित में प्रत्येक राष्ट्र को अपनी विशेष क्षमता का विकास करना चाहिए। तो वहाँ के जो बुद्धिजीवी थे वो दिखाते हैं कि वहाँ की उस वक्त सोच कैसी थी। सोच ये थी कि आगे बढ़ना है और सोच ऐसी थी कि कुछ नया करना है ताकि वो वर्ल्ड लीडर बन पाए। तो जापान में संवैधानिक सरकार की मांग करने वाले जो जनवादी अधिकारी आंदोलन थे, उनकी नेता थी उएकी एमोरी। वो फ्रांसीसी क्रांति में मानव के प्राकृतिक अधिकार जो थे दिए गए थे, जैसे फ्रांसीसी क्रांति से हमें कई प्रकार के अधिकार मिले थे, तो वो वैसे अधिकार भी यहाँ पे चाहते थे, यानी कि अलग अलग विचारधारा थी। लेकिन जापान किसके साथ गया? पश्चिमीकरण के साथ गया, कि जैसा पश्चिमी देशों में हो रहा था, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा था, यूरोप में हो रहा था, वैसे कुछ यहाँ पे अपनाया गया। उद्योगों के ऊपर जोर दिया गया। उद्योगों के साथ साथ वहाँ पर राष्ट्रवाद का एक दबदबा था, जोर था, लहर थी। तो उसी वेव में जापान भी कूद पड़ता कि हमें भी दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करना है, उनको कॉलोनी बनाना है, उपनिवेश बनाना है और अपने देश को आगे लेकर के जाना है। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि संगत उनकी लग चुकी थी, और जैसी संगत थी वैसी रंगत में फिर जापान आ जाता है। तो यहाँ पे उग्र राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो दैनिक अगर जीवन की बात करें तो उसमें भी बदलाव देखने को मिले। मेजी पुनर्स्थापना के बाद, मेजी शासन के दोबारा आने के बाद जापान का आधुनिक समाज में रूपांतरण दैनिक जीवन में भी बदलाव लेकर के आया। पहला बदलाव तो था शहरीकरण को बढ़ावा मिला, ठीक। दूसरा बदलाव यह है कि औद्योगिक राष्ट्र बन गया, तो एक नया वर्ग है वो समाज में शामिल हो गया, वो था औद्योगिक मजदूर। तीसरा बदलाव ये आया कि यहाँ पर एकल परिवार होने शुरू हो गए, कि जापान में नया घर जिसको हेमू कहा जाता था उसका संबंध मूल परिवार से था, जहाँ पति पत्नी साथ रहकर कमाते और घर बसाते थे। अब वहाँ पर भी एकल परिवार है, उसकी कल्चर डेवलप होने शुरू हो गई, तो वहाँ का समाज भी बदलने लग गया था इस आधुनिकरण की रेस में। अब देखिए आधुनिकता पर विजय। अब ये आधुनिकता पर विजय क्या है कि अगर हम बात करें तो ये एक तरीके का कंपटीशन था कि सत्ता केंद्रित जो राष्ट्रवाद था, राष्ट्रवाद तो आप समझ गए होंगे
कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना थी जिसमें राष्ट्र को सर्वप्रथम माना गया था और जिसमें दूसरे देशों पर कब्जा करने को भी उचित ठहराया गया था, तो वो राष्ट्रवाद था। तो यहाँ पर राष्ट्रवाद जो फोकस हो गया था कि हमें भी दूसरे देशों को फॉलो करना है, कि हम भी उपनिवेश बनाएंगे। तो सत्ता केंद्रित राष्ट्रवाद को 1930 और 1940 के दौरान बढ़ावा मिला, जब जापान ने चीन और एशिया में अपने उपनिवेश बढ़ाने के लिए लड़ाइयाँ छेड़ दी थी। ओके, ये लड़ाइयाँ दूसरे विश्व युद्ध में जाकर के शामिल हो गई। छोटी छोटी लड़ाइयाँ थी, लेकिन बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी वो इंक्लूड हो जाता है, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर है उस पर हमला कर देता है, यानी कि अमेरिका के साथ भी पंगे ले लेता है जापान। और 1943 में जापान में एक संगोष्ठी हुई थी जिसका विषय था आधुनिकता पर विजय। इस संगोष्ठी में आधुनिक रहते हुए पश्चिम पर विजय प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा की गई थी। इसमें यह डिसाइड किया गया था कि हम अपनी कल्चर को नहीं छोड़ेंगे, हमें आगे जरूर जाना है लेकिन हम अपने कल्चर से चिपके रहेंगे। तो ये सब कुछ डिसाइड किया गया था, इसे बोलते हैं आधुनिकता पर विजय। तो यहाँ देखिए कि जो दोनों चीज़ें इन्होंने रखी थी कि हम अपनी कल्चर को बचा करके रखेंगे, संस्कृति से चिपके रहेंगे, लेकिन हम अपने राष्ट्र को बढ़ावा देंगे। और इसी राष्ट्रवाद की भावना के कारण वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उलझ जाते हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, जैसा कि हम सभी को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार होती है और हार के बाद जापान दोबारा से जीरो के ऊपर आ जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को पराजय का मुंह देखना पड़ा। जापान की उपनिवेशिक साम्राज्यवादी कोशिश को एक तरीके से दबा दिया गया था। इस विश्व युद्ध में जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराए गए थे, लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। जापान जो सुपर पावर था, जापान अब जीरो पे आ गया था, बॉटम पे आ गया था। 1945 से 47 के मध्य अमेरिका ने वहाँ पर नियंत्रण अपना दबदबा बना कर रखा। जापान का विसैन्यीकरण कर दिया गया, एक तरीके से डिमिलिटराइजेशन हो गया था, सेना रही नहीं थी और जापान बिल्कुल कमज़ोर राष्ट्र हो गया था। और वहाँ पर अब एक नई लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया, एक नया संविधान वहाँ पर लागू किया गया इस दौर के बाद। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो जापानी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको दोबारा से पुनर्जीवित किया गया और युद्ध के बाद पहले चुनाव 1946 में होते हैं और इस चुनाव में पहली बार महिलाओं ने भी वोट डाला था। यानी कि जापान ने दोबारा से कोशिश की कि चलिए जो हुआ सो हुआ, हम दोबारा से आगे बढ़ेंगे और इस बार वो लोकतंत्र के साथ आगे बढ़े। पहले राजतंत्र था वहाँ पर, ओके, उसके साथ आगे बढ़े। और अपनी भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था का जिस तरीके से, जिस तेज गति से पुनर्निर्माण हुआ उसे एक चमत्कार कहा जाता है कि जापान ने हार के बाद दोबारा जिस तरीके से अपने आप को खड़ा किया वो एक चमत्कार से कम नहीं है। जापान में 1964 में तेज गति से चलने वाली बुलेट ट्रेन शिंकानसेन प्रारंभ हुई थी। ये कि कितने कम समय के बाद, जहाँ पे सब कुछ चौपट हो गया था, रहने के लिए घर तक नहीं बचे थे, उसने 1964 में बाकी देशों के कंपैरिजन में पहले बुलेट ट्रेन है वो लेकर के आते हैं, जिसकी उस वक्त जो स्पीड थी वो 200 माइल पर आवर थी, जो अब 300 माइल पर आवर के आसपास हो गई है। इसके बाद उसी वर्ष की बात करें तो वहाँ पे टोक्यो ओलंपिक गेम्स होते हैं, जो ये दिखाता है कि जापान जितनी तेज़ी से गिरा था उतनी तेज़ी से उठ करके खड़ा हो गया था। और अब टॉप 10 जो कंट्रीज़ आती है, मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो उसमें जापान का नाम लिया जाता है। ये थी जापान के आधुनिकीकरण की कहानी कि कैसे कैसे जापान में पहले क्या परंपराएं थी और कैसे वो आगे बढ़ा है। अब इस चैप्टर का सेकंड जो पार्ट है उसमें हम बात करेंगे कि चाइना के साथ क्या हुआ था, चाइना कैसे जीरो से अर्श से फर्श पे गया और फर्श से दोबारा से अर्श पे पहुंचा। तो हम सेकंड पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा कंसेप्ट, ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम के ऊपर, कनेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये जो छोटे छोटे कमेंट्स करते हैं वो मेरे लिए काफ़ी मैटर करते हैं, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं कनेक्टेड हूँ और कंटेंट है वो सही जगह जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।